अपने दादा से, अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से आपने यही सवाल किया होगा कि बारिश कैसे होती है। तभी आपको अपनी मम्मी या पापा या दादा दादी ने बताया था कि इंद्र भगवान यदि राजी हो जाते हैं तो बारिश हो जाती है, और इंद्र भगवान राजी नहीं होते बारिश नहीं होती है। लेकिन आज हम इस फोटो या डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि बारिश कैसे होती है। आप समझने के लिए तैयार हो क्या? उसके साथ आपको ये भी सीखने को मिलेगा वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, संघनन की क्रिया कैसे होती है, झीलें कैसे बनती है, नदियां कैसे बनती है, भूमिगत जल कैसे बनता है। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल चक्र। क्या पढ़ेंगे? जल चक्र। जल चक्र में पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी ये बातें बता देता हूँ। आप जब छोटे थे तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा। आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि बारिश कैसे होती? बारिश कैसे होती है? अपने दादा से, अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से आपने यही सवाल किया होगा कि बारिश कैसे होती है। तभी आपको अपनी मम्मी या पापा या दादा दादी ने बताया था कि इंद्र भगवान यदि राजी हो जाते हैं तो बारिश हो जाती है, और इंद्र भगवान राजी नहीं होते बारिश नहीं होती है। लेकिन आज हम इस फोटो या डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि बारिश कैसे होती है। आप समझने के लिए तैयार हो क्या? उसके साथ आपको ये भी सीखने को मिलेगा वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, संघनन की क्रिया कैसे होती है, झीलें कैसे बनती है, नदियां कैसे बनती है, भूमिगत जल कैसे बनता है, और ये कैसे प्रोसेस होता है, उसमें सब मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। जो मेरे इस YouTube चैनल या वीडियो को देख रहा है वो वीडियो अंत तक जरूर देखे, इसमें कुछ न कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। हाँ, तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है जल चक्र। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, चक्र कैसा होता है? चक्र गोल होता है, तो इसी तरह इसका नाम है जल चक्र। जल चक्र में सबसे पहले समुद्र के पानी से स्टार्ट करें। यहाँ देखो सूर्य की किरणें, जब ये सूर्य का फोटो है, सूर्य की किरणें जब समुद्र पर, सागर पर, महासागर पर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या किसी स्रोत या किसी जल पर पड़ती है तो ये जल गर्म होता है। जल गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, ऐसा वाष्पीकरण कहते हैं। तथा एक शब्द लिखा हुआ है वाष्प उत्सर्जन लिखा हुआ है। किसी पौधों में जो अनावश्यक जल होता है, पौधों में जो अनावश्यक जल होता है, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे बात रंध्र बोलते हैं, या छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से पानी बाहर आता है, और बाहर हीट या गर्मी या प्रकाश मिलने से वो पानी उत्सर्जित हो जाता है। तो पेड़ पौधों से जो पानी उत्सर्जित होता है उसे बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। या और तथा किसी सतह से या किसी स्रोत से पानी ऊपर उठता है उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। इसमें देखो, ये वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन में बहुत बड़ा फर्क है। यदि किसी आप कपड़े धोकर सुखा रहे हो तो पानी जो किसी कपड़े की सतह से उड़ रहा है तो ये आपका वाष्पीकरण है। यदि आप किसी मटकी को पानी से भरा, पानी की मटकी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पानी बाहर निकलता है और वाष्प के रूप में उड़ता है, तो ये वाष्पीकरण है। तो मटकी का पानी जो ऊपर उड़ता है, अच्छा ये अच्छा किसी आपने किसी फर्श पर पानी डाल दिया, पानी ऊपर उठ रहा है, तो ये वाष्पीकरण है। तथा वाष्प उत्सर्जन किसी पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा जो जल उत्सर्जित किया जाता है वो वाष्प उत्सर्जन होता है। मेरे भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था, कल बताया था, मेरे भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक सवाल आया था कि मटकी का पानी ठंडा क्यों होता है। इसमें एक ऑप्शन था वाष्पीकरण, एक ऑप्शन था वाष्प उत्सर्जन, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। किसी बच्चों ने ये टिक लगा लिया, किसी ने ये टिक लगा लिया। तो जो मटकी का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के माध्यम से ठंडा होता है। किसके माध्यम से ठंडा होता है? वाष्पीकरण के, क्योंकि मटकी के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मटकी के छिद्र होता है तो छिद्र में पानी बाहर आता है, बाहर में उसको हीट मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश जिससे वो पानी ऊपर उठने वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जब वो पानी ऊपर उठता है तो उसको चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा चाहिए जो मटकी की सतह से ऊर्जा लेता है। जब मटकी की सतह से ऊर्जा लेता है तो मटकी की सतह ठंडी हो जाती है। मटकी की सतह ठंडी होने के कारण अंदर वाला पानी भी ठंडा होता है। उसी तरह मैं आपको एक बता दूं, आप ज्यादा दौड़ भाग करते हो तो आपके शरीर से निकलता है पसीना। आप थोड़ी सी साया में जाओ तो आपका शरीर सूखने लगता है। पसीना सूखने के बाद में आप अपने त्वचा को टच करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, त्वचा आपको ठंडी मिलेगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपकी जो त्वचा से जो पानी बाहर निकल रहा है वो वाष्प के रूप में उड़ गया, तथा उड़ने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा अपनी सतह से ली, और सतह से ऊर्जा लेने के कारण अपनी सतह जो त्वचा क्या हो गई? ठंडी। क्या हो गई?
ठंडी हो गई। अच्छा, मटकी की सतह से पानी ऊपर उठता है तो वहां मटकी की सतह क्या होगी? ठंडी। यदि मटकी की सतह ही ठंडी होगी तो पानी वाला अंदर पानी ठंडा होगा या नहीं होगा? इसी तरह तो मटकी का पानी आप कपड़े धोकर सुखा रहे हो, कपड़े धोकर सुखा रहे हो तो पानी ऊपर उठता है, तो वहां पर किसी सतह से उठ रहा, तो कपड़ा सुखाना एक वाष्पीकरण है। क्या है? वाष्पीकरण है। उसके बाद में अपन यहाँ पे धीरे धीरे समझते जाता है, मेरी बातों को समझ लो। और मैंने बताया था यदि जल किसी वाष्प के रूप में ऊपर उठ रहा, जल किसी वाष्प के रूप में ऊपर उठ रहा तो 100% कैसे उठेगा? शुद्ध। अशुद्ध अपने साथ अशुद्धि लेकर नहीं सर। यदि आप किसी भी, मैंने कहा, मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, यदि आप किसी प्लेट या किसी बर्तन में पानी डालो, पानी डालने के बाद में नमक चक्कर कुछ घोल दो, धूप में रखो 2-4-5 घंटे से, देखो आपको नमक और चक्कर वही वैसी की वैसी मिलेगी, साफ साफ पानी ऊपर उठ जाएगा। और दूसरा उदाहरण का, आप ज्यादा दौड़ भाग करते आपके पसीना निकलता है तो देखो सफेद शरीर पर या शर्ट पर, कमीज पर सफेद सफेद लिकारी या धारियां बन जाती है नहीं बन जाती? तो ये धारियां बनती है, इसका कारण क्या है कि जो पानी साफ साफ था, वो शुद्ध था, वो ऊपर उठ गया, अशुद्धि अपने शर्ट पर अपने कमीज पर भी छोड़ गया। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरह पानी हमेशा 100% शुद्ध होता है। पानी में 100% कैसे होता है? अपने साथ गंदगी लेकर। इसी तरह ये समुद्र का पानी है, ये सागर का पानी है, इतना खारा होता है, इतना खारा होता है कि यदि आप जबान को टच करो भी जबान भी फट जाए, इतना खारा होता है। फिर भी ये पानी जब सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जब इसके स्रोत पर गिरता है तो ये पानी की वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। जब ये ऊपर उठता है, जब कोई चीज ऊपर उठती है तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान क्या होगा? जैसे जैसे कोई ऊपर जाओगे तापमान क्या होगा? ऊपर जाओगे तापमान कम होगा। तो इसीलिए ऊपर उठता है, ऊपर तापमान कम होने के कारण ये वाष्प के रूप में उठता है, तो जल के कण दूर दूर होते। जैसे ये वाष्प के रूप में ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता है तो जल के कण है, जो जल के अणु हैं, जो आपस में पास में आ जाते हैं, जो पास में आने के कारण, जिसे हम उस क्रिया को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? किसी गैसीय पदार्थ का आपस में पास आना, गैस से द्रव के रूप में बदलना, ये गैस से द्रव के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। अब ये संघनन के कारण ये वर्षा बन गया, पानी बन गया, जल बन गया। जब ये पानी भारी होता है तो किसी पहाड़ से, किसी पर्वत से, किसी स्रोत से टकराने से ये यहाँ भयंकर बारिश होती है। बारिश होने से ये कुछ पहाड़ तो अपने पास पानी रख नहीं सकते, तो कुछ नदियों के रूप में चला जाए, नदियों के रूप में चलता है, कुछ झीलों के रूप में, कहीं पर गहरे खड्डे होते हैं, गहरी खड्डा होता है तो वहां पर पानी इकट्ठा होता है, जिसे हम झील का रूप देते हैं, कुछ झीलों के रूप में रह जाते हैं, तथा कुछ भूमिगत जल के रूप में वापस सागर में आ जाता है। तो कौन नदियों के रूप में आ सकता है, झीलों के रूप में भी आ सकता है, और भूमिगत जल के रूप में भी इस समुद्र में पानी आता है। जब ये पानी समुद्र में आता है तो वापस सूर्य की किरणें पड़ती है, पानी वापस वाष्पीकरण द्वारा, वाष्प उत्सर्जन द्वारा ये पानी वापस ऊपर उठता है। ऊपर वापस तापमान कम होने के कारण संघनन की क्रिया होती है, वापस पहाड़ों से टकराता है, वापस बारिश होती है, नदियां बनती हैं, झीलें बनती है, भूमिगत जल बनता है, वापस ये पानी पूरा समुद्र में आ जाता। तो ये क्रिया ऐसे क्रिया ये चलती रहती है। इस क्रिया को चलने से, जिसे हम बोलते हैं, ये बार बार ऐसा चलता रहता है, जिसे बोलते हैं जल चक्र। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं तो वाटर साइकिल। उसके बाद में आपको मैं ये चीज बताना, समुद्र का पानी खारा क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारी मछलियां, जीव जंतु रहते हैं। तो जीव जंतु रहने के कारण उसका मल मूत्र सब कुछ, अच्छा नदियां चलती है तो कूड़ा करकट गंदगी सब लेकर इसमें समुद्र के अंदर डाल देती है, तो पानी कैसा होगा? खारा होगा, मीठा होगा। लेकिन जब पानी ऊपर उठता है 100% कैसा होता है? इसके कारण पानी कैसा होता है? अच्छा, ये बात आपको फोटो या डायग्राम के माध्यम से समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, मेरे जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस YouTube चैनल का नाम है डीके एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आप सब लोगों से, मेरे बड़े या छोटे भाई बहन, या जो मेरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो स्टूडेंट जुड़े हुए, कहना चाहता हूं मेरे इस YouTube चैनल से आप जरूर जुड़े। इसमें कुछ में अमेजिंग फैक्ट तथा कुछ ऐसी रोचक बातें तथा कुछ ऐसे टॉपिक जो बच्चों को समझ में आते, उसको मैं सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों का स्नेह और प्यार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।